दोस्तों, प्रतापगढ़ से ट्रेन अपने निर्धारित समय पर कानपुर के लिए निकल चुकी थी। इसी ट्रेन में बोगी नंबर 126 में निधि अपने पिता, अपने माँ और अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर जा रही थी। रात का 12 साढ़े 12 बज रहा होता है। सभी यात्री गहरी नींद में सो चुके होते हैं। तभी निधि के पिता निधि की ऊपर वाले सीट पर चढ़ जाते हैं और फिर वो निधि के साथ संबंध बनाने लगते हैं। निधि जो तरह तरह की आवाजें निकाल रही होती है, लेकिन निधि के पिता उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं और फिर वो उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। इधर ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से चल रही होती है, जा रही होती है। उसी रफ्तार से उतनी ही तेजी से निधि के पिता निधि के साथ गलत काम कर रहे होते। ऐसे सुबह का 5 साढ़े 5 बजता है। ओम प्रकाश अपने कपड़े पहनते हैं और वो अपनी निचली सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। सुबह चाय बेचने वाला आता है। निधि का पूरा परिवार, ओम प्रकाश की धर्मपत्नी, सभी की नींद खुलती है और सब लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। ये कहानी प्रतापगढ़ के रहने वाले ओम प्रकाश शर्मा की है। ये कहानी आपको हैरान और परेशान कर देगी, लेकिन इस कहानी से आपको सीखने और समझने को मिलेगा। इसलिए हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि चलती ट्रेन में, ट्रेन की रफ्तार से भी तेजी में आखिर ओम प्रकाश निधि के साथ संबंध क्यों बना रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों, हम वही कहानियां आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं जो लोग आप सुनना पसंद करते हैं। इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार की घटनाएं लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम इस प्रकार की कहानियां सुनाते हैं। वरना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि हम इस तरह की कहानियां सुनाएं। लेकिन हम भी मजबूर हैं। जो लोग सुनना चाहेंगे, जो लोग देखना चाहेंगे, हम वही दिखाएंगे, वही सुनाएंगे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। लखनऊ से नूर अफसा बानो, निगाहत परवीन, परवेज आलम, आनंदी जी, किरण, सुमैया, राहुल यादव, नीतीश शर्मा, गोरखपुर से गुड्डू, राजू यादव, भानु प्रताप, मीनाक्षी सिन्हा, नीलम, राजू जी। थैंक यू सो मच राजू जी। ऐसे आप हमें अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। राजू जी हमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहां पर जा करके आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ओम प्रकाश, जिनकी छोटी मोटी शॉप रहती है, अब उससे ही पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। ओम प्रकाश जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले रहते हैं। कानपुर में उनकी ससुराल रहती है। ओम प्रकाश, जिनकी सबसे बड़ी बेटी, उसका नाम निधि रहता है। ओम प्रकाश की 2 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं। परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ओम प्रकाश की पत्नी रेवती, जिन्हें ब्लड कैंसर रहता है। अब ऐसे में ओम प्रकाश, जो कि बनारस के बीएचयू में अपनी पत्नी को लेकर के रह रहे होते, उनका इलाज करा रहे होते। परिवार में चूंकि कमाने वाले सिर्फ ओम प्रकाश ही रहते हैं, ऐसे में जितने भी पैसे होते हैं वो सब उनकी धर्मपत्नी रेवती के इलाज में खर्च हो जाते हैं। ओम प्रकाश, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि हर महीने उनकी पत्नी का खून बदला जाता है और उसमें लगभग 50 से 55 हजार रुपये खर्चा हो जाते हैं। और डॉक्टर ये साफ कर देते हैं कि आपकी पत्नी जरूरी नहीं है कि हम इलाज करें तो वो बच ही पाए। अब जो पूरा मामला है वो केवल भगवान भरोसे है। रेवती की जो सांसें चल रही हैं वो भगवान भरोसे है।
लेकिन ओम प्रकाश हिम्मत नहीं हारते हैं। वो बनारस में ही क्वार्टर लेकर के रहने लगते हैं। उनकी धर्म पत्नी जो कि बेची हॉस्पिटल में एडमिट रहती, बेड नंबर 22। ओम प्रकाश हर समय अपनी पत्नी के निकट रहते हैं और उनके लिए खाना बना करके लेके जाते हैं। इधर पत्नी को बीएचयू में भर्ती हुए 2 से 2.5 महीना हो जाता है। ओम प्रकाश जिनका एक जरिया रहता है, वो अपने प्रतापगढ़ में छोटी मोटी दुकान किए रहते हैं किराने की, उसी से पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। ओम प्रकाश जब बनारस में अपनी पत्नी को लेकर के रह रहे होते हैं तो निधि स्कूल जाना बंद कर देती है और वो दुकान संभाल रही होती है। निधि अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। वो अपने भाई बहनों को स्कूल भेजती है और स्वयं वो किराने की दुकान पर बैठती है। सुबह से शाम तक ग्राहकों को वो सौदा देती है, सामान देती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इधर निधि के जो पिता रहते हैं ओम प्रकाश, वो अपने परिवार को भूल जाते हैं। ना तो वो अपने बेटे और बेटियों को फ़ोन करते हैं और ना ही अपनी पत्नी की हाल चाल लेने हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश जिनका अपने ही मकान मालकिन के साथ अवैध संबंध हो जाता है। क्योंकि ओम प्रकाश बनारस में सुंदरपुर जिस इलाके में रह रहे होते हैं, जिस मकान में रह रहे होते हैं, वो मकान मालकिन विधवा रहती है। 45 साल उसकी उम्र रहती है। अब ऐसे में वो विधवा रहती है। इधर ओम प्रकाश जिनकी पत्नी हॉस्पिटल में रहती है। अब दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतें पूरी हों तो कैसे हों। अब ऐसे एक दिन ओम प्रकाश अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे होते हैं, तभी मालकिन आ जाती है। अब जैसी ओम प्रकाश की नज़र अपने मकान मालकिन पर पड़ती है, जो कि नेट की साड़ी पहने रहती है नीले गहरे रंग की, उसमें से उसका थोड़ी दिख रही होती है। ओम प्रकाश की जब नज़र पड़ती है तो ओम प्रकाश की जीभ लपलपाने लगती है, लेकिन ओम प्रकाश धैर्य रखते हैं। अब इधर जो ओम प्रकाश की मकान मालकिन रहती उषा, वो ओम प्रकाश के बगल में ही बैठ जाती है और कहती है कि देखिए ओम प्रकाश जी, जब तक आप हमारे मकान में रह रहे हैं, आपके लिए खाना हम बना देंगे, कल से आप खाना ना बनाइएगा। ओम प्रकाश बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वैसे भी ओम प्रकाश जिन्हें खाना बनाने नहीं आता, वो किसी तरीके से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर रहे होते हैं। इधर मकान मालकिन उषा जब ये कह देती है तो ओम प्रकाश बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उषा ओम प्रकाश को अपने यहाँ नाश्ते पर बुलाती है। जैसे ही ओम प्रकाश नाश्ते पर जाते हैं तो उषा जो कि नाइटी में रहती है, अब जैसे ओम प्रकाश उषा को नाइटी में देखते हैं तो उनका जो संतुलन रहता है वो पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो धैर्य रखते हैं, क्योंकि उनकी अपनी धर्म पत्नी है जो कि बेचिया हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके कई बच्चे हैं, वो शादीशुदा है, उनका पूरा परिवार है। लेकिन इधर उषा जिसका केवल एक 11 साल का बेटा रहता है और पति जिसकी एक कार एक्सीडेंट पे मौत हो जाती है। ऐसे में उषा जिसका इतना बड़ा 2 मंजिले का मकान रहता है, उषा के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि नीचे ऊपर सभी किराएदार भरे रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जिन्हें लगता है कि अगर वो उषा से शादी कर ले तो उनका जो जीवन है वो एकदम सेटल हो जाएगा और उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लग्जरियस उनका लाइफ हो जाएगा। इसलिए वो उषा से मीठी चुपड़ी बातें करते हैं। लेकिन इधर उषा जिसका मकसद कुछ और रहता है, वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। जैसे ओम प्रकाश नाश्ता करते हैं, उषा की तारीफों की पुल बांधते हैं, उषा को मौका मिलता है। अब उषा ओम प्रकाश के शरीर को इधर उधर छूने लगती है। इसके बाद ओम प्रकाश अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। फिर ओम प्रकाश उषा की साड़ी उतार करके फेंक देते हैं। फिर वो कई घंटे तक उषा के साथ संबंध बनाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब ओम प्रकाश का उषा का ये रोज का हो गया था। ओम प्रकाश जो किराया भी नहीं देते हैं उषा को, उसके बदले में वो उषा को खुश करते हैं। हर रात उषा के साथ संबंध बनाते हैं। अब ऐसी सब कुछ चल रहा होता है। कुछ समय बाद रेवती यानी कि ओम प्रकाश की पत्नी, जिनकी तबीयत पे सुधार आता है, अब वो बोलने लगती हैं। इसके बाद वो अपने पति ओम प्रकाश से कहती है कि वो प्रतापगढ़ जाना चाहती हैं, अपने बच्चों को देखना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। इतने महीने से ना तो वो अपने बच्चों से मिली और ना ही बात की। तबीयत में सुधार होता हुआ देख करके ओम प्रकाश रेवती को लेकर के प्रतापगढ़ चले आते हैं। जब वो रेवती को लेकर के प्रतापगढ़ चले आते हैं तो अपनी पत्नी रेवती से कहते हैं कि वो बनारस जा रहे हैं, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेंगे। पत्नी को भी लगता है कि कोई बात नहीं, पति उनके हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ओम प्रकाश यहाँ पर जिस मकान में रहते हैं उसी मकान मालकिन उषा के साथ उनका अवैध संबंध है। पत्नी तो इन सब चीज़ों से अनजान रहती। अब ओम प्रकाश बनारस चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन
जब 1.5 महीना हो जाता है, ओम प्रकाश 1 रुपया भी अपने परिवार को नहीं भेजते हैं, तो पत्नी को कुछ शंका होती है। पत्नी अपने भाई दीपक को फोन करती है, पूरी बात बताती है। इसके बाद दीपक बनारस के लिए तुरंत रवाना होता है और वो ओम प्रकाश के फ्लैट पर पहुंचता है। अब जैसे ही वो ओम प्रकाश के फ्लैट पर पहुंचता है तो ओम प्रकाश के रूम पर ताला लगा होता है। आसपास दीपक पूछता है कि उसके जीजा ओम प्रकाश यहाँ पर रहते हैं, वो इस समय कहाँ है। अब फ्लैट वाले बताते हैं वो तो मकान मालकिन उषा के घर पर है। इसके बाद दीपक जैसे सीढ़ियों को चढ़ते हुए उषा के कमरे तक पहुंचता है तो जो मंजर वो अपनी आंखों से देखता है उसे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ना तो उसके जीजा और ना ही उस महिला के शरीर पर एक भी वस्त्र होता है और दोनों अजीब पोजीशन में एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। दीपक तुरंत दरवाजा खटखटाता है। इसके बाद अपने जीजा को अपने साथ लेकर के प्रतापगढ़ चला आता है और उषा को डराता है, धमकाता है और कहता है कि अगर वो दोबारा उसके जीजा के पास फोन करेगी या किसी भी तरीके से उनसे संबंध रखेगी तो फिर वो उसे जेल भिजवा देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इल्जाम में। जैसे ही उषा ये सुनती है तो थोड़ा परेशान होती है। इसके बाद वो ना तो ओम प्रकाश को फोन करती और ना ही किसी प्रकार का रिश्ता ओम प्रकाश से रखती है। ओम प्रकाश जो कि प्रतापगढ़ चले आते हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिल दिमाग उषा के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि उषा अभी जवान रहती, उसकी उम्र केवल 31 से 32 साल रहती। ऐसे में ओम प्रकाश जिन्हें कि एक नौजवान 32 साल की महिला मिली थी, उसका साथ मिला था, उसके साथ संबंध बना रहे थे। ऐसे में जब वो अपनी बीमार बूढ़ी 45 वर्षीय पत्नी को देखते हैं तो उनका मन उबता जाता है और वो खिजला जाते हैं कि किस तरीके से अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाएं और क्या करें। एक तरफ जो दीपक है यानी कि उनका बहनोई है, वो उन पर नजर बनाए हुए, क्योंकि दीपक अब अपनी दीदी के घर पर ही रहने लगता है ताकि वो अपने जीजा पर नजर रख सके और परिवार की देखरेख कर सके। अब ऐसे में ओम प्रकाश जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, लेकिन उनके अंदर की जो वासना होती है वो अपने चरम पर रहती है। ओम प्रकाश जिन्हें बहाना मिल जाता है क्योंकि रेवती की बहन शांति जिसकी शादी रहती है। अब ऐसे में ओम प्रकाश अपना पूरा परिवार लेके कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। ट्रेन जो कि अपने निर्धारित समय पर आती है, ओम प्रकाश अपनी धर्मपत्नी रेवती, अपनी बेटी निधि, साले दीपक के साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से तेजी से कानपुर की ओर रवाना हो रही होती है। अब रात का 12 साढ़े 12 बज रहा होता है। इधर ओम प्रकाश जिनकी वासनाएं अपने चरम पर रहती, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। अब घोर अंधेरा हो जाता है, ट्रेन में सभी यात्री गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी ओम प्रकाश की नजर अपनी जवान बेटी निधि पर पड़ती है। अब वो खुद को रोक नहीं पाते हैं, उनकी बेटी जो कि ऊपर वाली सीट पर सो रही होती है। इसके बाद ओम प्रकाश ऊपर वाली सीट पर चढ़ते हैं और वो बड़ी ही तेजी से अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जैसे बेटी को आहट लगती है, उसे पता चलता है, तो वो अपने पिता का विरोध करने के बजाय वो पूरे मजे लेने लगती है और तरह तरह की आवाजें निकालने लगती है। इसके बाद ओम प्रकाश जो कई घंटे तक लगातार ट्रेन की रफ्तार से अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहे होते हैं। जैसे सुबह का 4 साढ़े 4 बजता है, लेकिन ओम प्रकाश लगातार ये काम किए जा रहे थे। तभी शोर शराबे से, तरह तरह की आवाजों से ओम प्रकाश की धर्मपत्नी रेवती की आंख खुल जाती है। और जैसे रेवती मोबाइल का टॉर्च चलाती हैं और ऊपर वाली सीट पर नजर दौड़ाती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी ही बेटी और उनका पति जो एक दूसरे के साथ गंदे काम कर रहे होते हैं। अब रेवती जब ये देखती हैं तो वो अपने पति पर चढ़ बैठती हैं। अब ट्रेन में लड़ाई झगड़ा और मारपीट की नौबत आ जाती है। सभी यात्री उठ करके बैठ जाते हैं, लेकिन ना तो रेवती को इस बात का ख्याल था और ना ही ओम प्रकाश को और ना ही दीपक को और ना ही उनकी बेटी निधि को। वो सब आपस में इस प्रकार से लड़े जा रहे थे कि यात्री लोग उनका मोबाइल में वीडियो बनाने लगे थे। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए ओम प्रकाश का साला दीपक ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और फिर वो लोग एक सुनसान इलाके में बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मामले को समझाते हैं। ओम प्रकाश जो सारा आरोप अपनी धर्म पत्नी अपने साला दीपक पर लगा देते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश की पत्नी रेवती जो अक्सर बीमार रहती हैं और वो इस स्थिति में नहीं रहती हैं कि उनका पति ओम प्रकाश उनके साथ संबंध बना सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उसे पति सुख मिल सके। इसलिए वो बनारस में उषा नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में आ जाता है और उनके साथ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन दीपक
उनका साला वहां जाता है और उषा को डराता है, धमकाता है। इसके बाद उषा उनसे बात करना बंद कर देती है। अब ओम प्रकाश करे तो क्या करे, इसलिए वो मजबूर होकर के अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ करते हैं। बेटी जो कि अभी नादान रहती है, ना समझ रहती, उसे केवल मजा आ रहा होता, अच्छा लग रहा होता है। उसे ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो अपने पिता का साथ देती है, अपने पिता का विरोध नहीं करती है। लेकिन माँ बेटी को समझाती है कि ये जो कुछ भी होता है ये पति और पत्नी के बीच होता है। जैसे बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा होता है। कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या होता, ऐसे कुछ निधि के साथ होता है। अब निधि ना तो अपने पिता से बात करती है और ना ही नजरें मिलाती है। इसके बाद पूरा परिवार किसी तरीके से एक स्कॉर्पियो करता है और कानपुर शादी समारोह में पहुंचता है। ना साला अपने जीजा से बात करता है और ना ही जीजा अपने साला से बात करते हैं। इसके बाद ओम प्रकाश शादी समारोह में 2 दिन रहने के बाद सीधे बनारस पहुंच जाते हैं और वहां पर वो उषा के साथ ही रिश्ते में आ जाते हैं और उसके साथ ही रहने लगते हैं। इधर परिवार भी करता तो क्या करता, क्योंकि वो मजबूर रहता है। ओम प्रकाश की धर्मपत्नी रेवती जो कि बीमार रहती है, उनका इलाज चल रहा होता है। ऐसे में साला दीपक भी अपने जीजा को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो कहेगा भी तो क्या कहेगा। इसलिए दीपक अपनी दीदी को, अपनी बहन को और अपने दीदी के पूरे परिवार को कानपुर में ही रख लेता है। अब वो पूरा परिवार लेकर के रेवती कानपुर में ही रह रही हैं और कानपुर हॉस्पिटल में ही उनका इलाज चल रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या ओम प्रकाश ने जो कुछ भी किया वो कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था, आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।